संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं क्यों? केमिस्ट्री में डी और एफ ब्लॉक के तत्व जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से एक क्वेश्चन डी और एफ संक्रमण तत्व अंतः संक्रमण तत्व से एक नया क्वेश्चन बनता ही बनता है और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से 4 अंक का एक क्वेश्चन बनेगा, इसलिए पहला क्वेश्चन है इसमें कि संक्रमण तत्व था रंगीन आयन बनाते क्यों, और अगला क्वेश्चन है संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं क्यों। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं, संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं क्यों। तो देखें, संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था तो हमने पहले भी देखा था कि जो संक्रमण तत्व होते हैं उनके आखिरी कोश में जो है ना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। संक्रमण तत्व में आंशिक रूप से भरे हुए डी ऑर्बिटल होते हैं, संक्रमण तत्वों में आंशिक रूप से भरे हुए डी ऑर्बिटल होते हैं और डी ऑर्बिटलों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने पहले भी देखा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं। इस तरह से एक हम बनाते हैं हुंड का जो नियम होता है उसके अंदर देखें किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो इस वाले के अंदर अगर हमने इलेक्ट्रॉन भरे तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, फिर इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर रहे हैं, तो इन 2 और 3 में साझा हो गए। अब अगर देख रहे हैं हम तो यहाँ पर हमें ना ये खाली दिखाई दे रहे हैं, तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन हमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो हम बोल रहे हैं कि ऑर्बिटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑर्बिटलों में डी ऑर्बिटलों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है n-1d1 से 10 और ns2, यानी कि आखिरी में 2 जो कोश हमें दिख रहे हैं ये अपूर्ण हैं, आधे भरे हुए आधे खाली हैं। ठीक है, फिर से देखें तो संक्रमण तत्वों के आंशिक रूप से भरे हुए डी ऑर्बिटल होते हैं, इन डी ऑर्बिटलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d1 से 10 और ns1 से 2 होता है। सभी संक्रमण तत्व सामान्यतः +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, ये ध्यान रखना। सभी तत्व सामान्यतः +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं जब इनके ns ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने के लिए ऊर्जा दी जाती है। किसमें, ns ऑर्बिटलों को इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित करने के लिए ऊर्जा दी जाती है, तो n-1d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के बाहर आ जाते हैं। ये बाहर नहीं आ रही है, क्या आ रहे हैं, बाहर आ जाते हैं, है ना, बाहर आ जाते हैं। तो जब हम ns ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने के लिए ऊर्जा दी जाती है या ऊर्जा देते हैं, तो n-1d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के बाहर आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि n-1d और ns ऑर्बिटलों की ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता है, अतः संक्रमण तत्व क्या करते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अब हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, तो जब हमने इस तरह का बनाया था अबाव के हुंड के नियम से कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन इसमें बाहर आ जाते हैं, तो हमने पहले बना लिया यहाँ पर कितने 5 ब्रैकेट बना लिए यहाँ पर। अब हम इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, जैसे इसमें 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ने साझा किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया। अभी ये था। अब क्या हुआ यहाँ पर कि ये बोल रहा है कि जब ns ऑर्बिटल को ऊर्जा दी जाती है तो n-1d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि ns जो है इसके पास में इसको ऊर्जा दे रहे हैं, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है ना निकल के बाहर आ जाता है, यानी कि यहाँ पर ये जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से निकल जाता है। अब जब ये यहाँ से निकल जाता है, जैसे अगर ये यहाँ से निकल जाएगा ये, तो अब इसमें कितने बच गए, 3। अभी कितनी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहे थे, +2। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो अब यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ अब ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा कि ये 3 इलेक्ट्रॉन का इसने दान कर चुका है। फिर अगर और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो +4, इस तरह से ऑक्सीकरण अवस्था इसकी बदलेगी। तो सामान्यतः तो +2 होती है, लेकिन जब इसको ऊर्जा देने पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है ये निकल करके कहाँ चला जाता है, बाहर आ जाता है। तो जब डी कक्षक से बाहर आएगा तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था बदल जाएगी। अब ये +2 की बजाय +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने लग जाएगा, है ना। इसका कारण ये है कि n-1d और ns ऑर्बिटलों की ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता है, अतः संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाते हैं, एक बार इसको पूरा देख लेते हैं। देखते हैं, संक्रमण तत्व में आंशिक रूप से भरे हुए डी ऑर्बिटल होते हैं, है ना। डी ऑर्बिटलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक।
इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d ns 1 से 2 होता है। सभी संक्रमण तत्व जो है सामान्यतः +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, है ना। कितने दर्शाते हैं? +2। लेकिन जब ns ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने के लिए ऊर्जा दी जाती है तो n-1d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी उत्तेजित होकर के बाहर आ जाते हैं, है ना। वो बोलते हैं कि हमें भी ऊर्जा चाहिए, तो वो बाहर आ जाते हैं। जैसे ना दो पड़ोसी हो अगर और पास में उनका घर हो और एक पड़ोसी के पापा उसके लिए कुछ मिठाई या खिलौने लेके आए, तो पास वाले जो बच्चे होते हैं ना वो भी बाहर आ जाते हैं कि मेरे को दो अंकल, मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए। तो वो भी उत्तेजित होकर के बाहर आ जाते हैं कि नहीं मेरे को भी चाहिए। अगर उसके पापा ने देते तो उनके पापा जिद करते हैं कि उसके पापा तो ये लेके आए, मेरे को भी दो, मेरे को भी दो। इसी प्रकार हो रहा है कि जब ns ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने के लिए ऊर्जा दी जाती है तो n-1d के ऑर्बिटल भी उत्तेजित होकर के बाहर आ जाते हैं कि n-1d। इसका कारण ये है कि n-1d और ns ऑर्बिटलों की ऊर्जाओं में अधिक अंतर नहीं होता है। अतः संक्रमण तत्व क्या करते हैं? परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, क्योंकि जो पड़ोसी होते हैं उनके घरों के बीच में जो दूरी है वो ज़्यादा नहीं होती है। जैसे कि ns और ऑर्बिटलों की ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता, उसी प्रकार उनके भी घर के बीच की दूरी में अधिक अंतर नहीं होता है। इसलिए जब इनको उत्तेजित करते हैं तो वो भी उत्तेजित होकर के बाहर आ जाते हैं। इसी प्रकार वो +2 की बजाय +3 या +4 कोई सी भी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने लग जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो अयुग्मित हो जाते हैं। ठीक है।